वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आपका जो नया सिलेबस के अनुसार है, इसमें टोटल 100 प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ का सोल्यूशन छोड़ करके हिंदी, अंग्रेजी और जीके जीएस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो देखिए, मैथ का कुछ सवाल है फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं। 11 नंबर सवाल से देखते हैं। हिंदी सेक्शन से यहाँ आपका सवाल है। 11 नंबर सवाल देखें कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा आपका मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो ये मोहन राकेश की रचना है। 12 नंबर सवाल देखिए, हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। नाम सुनेंगे फ्रेंड्स, हरिशंकर परसाई। तो 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये व्यंग्य विधा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा, या साहित्यकार हैं। तो हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं, तो व्यंग्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल है, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो हमेशा एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में बोध, जीवन, बाल या वर्षा, जनता या हस्ताक्षर या जनता। तो 13 नंबर सवाल है। तो 13 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वर्षा और जनता। ठीक है, ये सभी है जो हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। एक वचन में लिखा जाता है, कभी जंतु या जनते नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स, वर्षों या वर्षियाँ कुछ नहीं लिखते हैं इस तरह से। तो हमेशा है जो वर्षा और जनता है जो हमेशा एक वचन में लिखे जाने वाला शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल को देखें। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद, 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिएगा। तो जयशंकर प्रसाद है जो हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं फ्रेंड्स। इनकी पहली कहानी का नाम है जो ग्राम है। ये छायावादी कवि थे, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। इन्होंने आंसू, कामायनी ये सब लिखा है, याद रखिए। आंसू किसका लिखा हुआ है, तो जयशंकर प्रसाद का। कामायनी भी है जो जयशंकर प्रसाद लिखा है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, आंसू और कामायनी। यहाँ सवाल था जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी, तो ग्राम है। ये छायावादी कवि थे। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द इसमें से आपको पहचाना है 15 का। तो 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है क्योंकि हिंदू इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसमें दीर्घ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। अगला सवाल आपका है, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। सिनोनिम्स पूछा जा रहा है 16 नंबर सवाल का। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राधा का। ठीक है, वृषभानुजा राधा का समानार्थी है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो राधा थी वो किसकी, तो आपका वृषभानु की पुत्री थी, इसलिए उन्हें वृषभानुजा भी कहा जाता था। राधा का समानार्थी वृषभानुजा हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, जो राधा थी जो किसकी पुत्री थी, तो वृषभानु की पुत्री थी, इसलिए उन्हें वृषभानुजा भी कहा जाता था। राधा हो गया, राधिका हो गया, ये सब उनका समानार्थी शब्द है। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है कि कथा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, कथा या उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो आपका प्रेमचंद को। ये भी सवाल याद रखिएगा कि उपन्यास या कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो आपका प्रेमचंद को कहा जाता है। इनका बचपन का नाम क्या था, गेस कर लिए आप लोग, तो उनका बचपन का नाम धनपत राय था। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, गेस करते चलिए आप लोग फ्रेंड्स, जितना वक्त मिलता है उतना टाइम में। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, गेस करिए 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कृष्ण शब्द के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 18 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग 19 नंबर सवाल का।
तो तरंग का क्या क्या होता है फिर, जैसे लहर हो गया, हिलोर हो गया, प्रवाह हो गया, और क्या हो जाएगा आपका उर्मी। उर्मी मतलब भी आपका तरंग होता है, लहर होता है, प्रवाह होता है। तो 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर। उर्मी मतलब क्या होता है, तो आपका तरंग कह सकते हैं, लहर कह सकते हैं, प्रवाह कह सकते हैं, और हिलोर, हिलोर मतलब भी होता है जो आपका तरंग ही होता है। ठीक है, तो कितना शब्द बताया सबका याद रखिए, तरंग का हिलोर, प्रवाह, उर्मी, ठीक है, लहर, ये सभी है जो इसका पर्यायवाची शब्द है। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 20 नंबर सवाल का, तो 20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय चेतना धारा के कवि थे। ठीक है, उन्हें हेमंत रंगणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में उनको दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए 21 से देखते हैं फ्रेंड्स। 21 नंबर सवाल, आप देखिए हिंदी सेक्शन से 10 प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं अंग्रेजी से, बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न पे आपको वहाँ पर सवाल पूछा जाएगा बिहार पुलिस फायरमैन में। और इसका नया सिलेबस बदल गया है, सभी को पता है। 10th क्लास 10वीं लेवल का कर दिया है। सिलेबस के अनुसार से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ फ्रेंड्स, वीडियो बीच बीच में मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और हिंदी का। फिजिक्स तो पूरा समाप्त हो चुका है, केमिस्ट्री समाप्त होने वाला है और हिंदी भी। उसके बाद बाकी विषयों का भी मैं करवा दूंगा। 21 नंबर सवाल से देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। तो इसमें आपको चुनना है कि इसमें किसमें सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। तो 22 नंबर सवाल कर रहा है, सी मेड देम सैंग मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है, तो 21 नंबर सवाल है ना, तो इसमें देखिए आपका मिस्टेक कहाँ है, तो ऑप्शन ए का ये हो गया फ्रेंड्स, बी का ये हुआ, तो इसी में आपका मिस्टेक है। देखिए मेक अथवा मेड के बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद है जो मेन वर्ब हमेशा है जो V1 में होना चाहिए। यहाँ पर सैंग है जो V2 कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सी मेड देम, यहाँ पर हो जाना चाहिए सिंग होना चाहिए, सी मेड देम सिंग मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है, तो हाँ कहाँ एरर है पता चल गया, सैंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिंग होना चाहिए। अगला है 22 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की फ्रॉम अ कंपाउंड नाउन विथ द वर्ड चेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 22 नंबर सवाल का आप लोग गेस करते चलिए, इसमें कंपाउंड नाउन का रहा है, संयुक्त नाउन इसमें कौन सा है। चेक्ड है, द चेक है, फिर चेक टू है, फिर चेक आउट है। तो देखिए कंपाउंड नाउन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपाउंड नाउन जब दो नाउन्स को प्रीपोजिशन हाइफन के द्वारा जोड़ा जाता है, देखिएगा हाइफन यहाँ इसमें रहेगा, हाइफन अथवा दोनों हाइफन के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो देखिए कंपाउंड नाउन पहचानने का ही है, आपका हाइफन द्वारा जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर चेक आउट है जो कंपाउंड नाउन संयुक्त नाउन का उदाहरण है। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स की मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड, यानी कि नर्व है फ्रेंड्स, तो इसका क्या बनाना है, आपको एडजेक्टिव बनाना है। तो नर्व से क्या बन सकता है, देखिए गेस कीजिए, नर्व से नर्वस बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नेवर एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो यही नर्व से नर्वस हो जाएगा। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, द लोन विल बी सेक्शनड बाय द बैंक, चेंज द वॉइस। ये देखिए आपका है जो पैसिव वॉइस में, इसका एक्टिव वॉइस करना है। तो 24 का गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, द बैंक विल सैंक्शन द लोन। ठीक है, इसी का यह है जो पैसिव वॉइस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 25 देखिए, 25 नंबर सवाल आपका है चूज द वर्ड एंटोनियम इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपका इसका एंटोनियम उल्टा शब्द चुनना है, वाइटल। वाइटल मतलब क्या होता है, वाइटल मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, तो इसका जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 25 का क्या हो जाएगा, सी। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण होता है, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, कर आई फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ से क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 का दिया हुआ है सुटेबल। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, खाली चाइल्डहुड, सिंस भराएगा या एट या इन या फोर।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। देखिए जब आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग होगा। तो आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। और देखिए कहाँ, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि आई लिव्ड इन दिस टाउन सिंस 1990 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो कहने का मतलब जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, निश्चित समय रहेगा फ्रेंड्स, तो सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय रहेगा तो फोर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर हो सकता है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन फोर, यहाँ पर फोर प्रयोग होगा। फोर कितना, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो ये मतलब क्या हो गया, निश्चित हो गया, यानी 5 सालों से 10 सालों से कोई निश्चित नहीं है। लेकिन 1990, 1985, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस कितना, 1944, अच्छी 1994 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इससे सवाल एक पूछा जाता है सिंस और फोर में। तो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहेगा तो फोर का प्रयोग होता है। ठीक है, 27 नंबर सवाल को देखिए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। क्वेस्ट, तो क्वेस्ट मतलब क्या होता है, क्वेस्ट मतलब होता है इन्वेंशन, खोज होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव सर्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेस्ट मतलब क्या होता है, खोज होता है, तो इसका सिनोनिम्स कर रहा है ना एक तरह से, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, क्वेस्ट का जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखिए, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क इट इन योर आंसर शीट। तो 28 नंबर सवाल का क्या होगा, मिस स्पेल्ड में कर रहा है। तो देखिए आपका ये ना लवली है जो आपका मिस स्पेल्ड लिखा हुआ है, इसमें देखिए होता है फ्रेंड्स आपका डबल एल होता है, यहाँ पर सिंगल ए दे दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डबल एल होना चाहिए, LULLABY होना चाहिए, तो यहाँ पर सिंगल लिख दिया, ये आपका मिस स्पेल्ड है, बाकी ये सभी है जो सही लिखा हुआ है। ठीक है, 29 नंबर सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल आपका है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम टू टेक हर्ट। टू टेक हर्ट मतलब क्या होता है, तो टू टेक हर्ट मतलब होता है कि आशावान होना, होपफुल होना। ठीक है, टू टेक हर्ट मतलब क्या होता है, आशावान होना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 29 का, तो टू बिकम हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू बिकम हेल्पफुल हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस आइटम टू टेक हर्ट। टू टेक हर्ट मतलब क्या होता है, आशावान होना, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बिकम हेल्पफुल। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग, दिस बुक इज डिफिकल्ट। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि मीनिंग चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है दिस बुक इज डिफिकल्ट, मतलब क्या होता है, यह मतलब कि कठिन बुक किताब है, इस तरह से। तो क्या कह सकते हैं इसको, क्या ट्रांसफॉर्म करके हम लोग क्या बना सकते हैं, तो बना सकते हैं फ्रेंड्स दिस बुक इज नॉट वेरी इजी, तभी तो होगा, यानी कि कठिन है। तो दिस बुक इज नॉट वेरी इजी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 2-4 मैथ्स का दे दिया क्वेश्चन, तो चलिए मैथ का सोल्यूशन तो अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ। अब चलिए यहाँ से देखते हैं जीके जीएस कहाँ से है आपका फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए 41 नंबर सवाल से जीके जीएस है। ठीक है, तो हिंदी का सेक्शन और अंग्रेजी का सेक्शन हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जीके जीएस का। करा नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, आप लोग गेस करते चलिए फ्रेंड्स। एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में करते हैं उसी तरह से करते चलेगा, तो इससे आपको बहुत हिंट्स मिलेगा। तो 41 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा वक्त मैं दे रहा हूँ, उसी समय में आप लोग सोचते चलिएगा, ताकि आपको भी पता चले फ्रेंड्स कि आपका कितना सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग की दिशा के विपरीत होता है। 42 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, चलिए गेस करिए 42 नंबर सवाल का। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तात्कालिक प्रक्रिया है। एक क्या है, तात्कालिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर रेफरेंस आपका 1 मिलीबार बराबर होता है, कितना होता है, 1 मिलीबार बराबर कितना होता है। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए। 1 मिलीबार बराबर कितना होता है, 100 न्यूटन मीटर, और इतना इसका पावर हो जाएगा -2। ठीक है, 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर सवाल को देखिए,
कह रहा है कि वोल्ट यहाँ पर कथन दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, एक तरह से देखिए कि दिया हुआ है 1 2 4 कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स। कह रहा है कि वोल्ट एवं कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य है, वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल प्रति सेकेंड होता है, वोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्व शक्ति होता है, वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जा सकता है। इन कथनों में से क्या है, कौन है इसका बताना है। तो इन कथनों में से देखा जाए फ्रेंड्स तो 1 2 4 है जो सही है, ठीक है, और 3 है जो आपका गलत है, क्योंकि वोल्ट एवं कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य होता है, बिल्कुल सही है। वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल प्रति सेकेंड होता है, भी सही है। और 3 नंबर ये है जो आपका गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका सही है। बाकी वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में भी मापा जाता है, बिल्कुल सही है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो कथन करा ना तो इसमें आपका वही सही है, 3 नंबर है जो आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल देखिए कि बल को मापा जा सकता है, 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बल को मापा जा सकता है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा बल को मापा जा सकता है। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, 46 नंबर सवाल आपका है कि कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, कुलिज नलिका का प्रयोग। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एक्स किरणें। याद रखिएगा, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका एक्स किरणें उत्पन्न के लिए प्रयोग किया जाता है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर सवाल देखिए, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि होगी, क्या होगी। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संरक्षित राशि आपका कोणीय संवेग होगा। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब उसका संरक्षित राशि क्या होगा, कोणीय वेग हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, न्यूमेरिकल दिया है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, यदि इसका लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। अगला आपका है फ्रेंड्स कि यदि वर्षा की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, तब 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं एक बूंद की पृष्ठ ऊर्जा में अनुपात क्या होगा। 49 नंबर सवाल का 49 नंबर सवाल फ्रेंड्स छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल सोल्व करिएगा तो बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन दिया है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इस टाइप का अगर जो रहे क्वेश्चन फ्रेंड्स तो डायरेक्ट याद कर लें। क्वेश्चन भी अच्छा इंटरेस्टेड है कि यदि वर्षा की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, तब 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं एक बूंद की पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। तो इस टाइप का सवाल नोट करके याद कर लीजिएगा। 49 का करेक्ट आंसर से 4:1 का होगा। ठीक है, कितना होगा, 4:1 का। 50 नंबर सवाल को देखिए, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। चलिए अच्छा सवाल है 50 का। तो देखिए ध्वनि का जो वेग है फ्रेंड्स आपका वेलोसिटी है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज कौन है इसमें फ्रेंड्स, तो आपका 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका एफ और O2। ठीक है, F -1 और यहाँ O2 -1 ये आपको दिखा रहा है जो फ्रेंड्स आपका सम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज है। तो इसका करेक्ट आंसर 51 का ए हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातुएं स्थित है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातुएं स्थित है, तो किसमें स्थित है। 52 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी है जो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातुएं स्थित है तो पी ब्लॉक में है। सहसंयोजी यौगिक पानी में प्रायः क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वियोजित होते हैं या जल अपघटित हो जाते हैं। 53 का गेस करिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। देखिए जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं या सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा अणु पैरामैग्नेटिक है।
निम्न में से कौन सा अणु पैरा मैग्नेटिक है? तो 54 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है जो आपका पैरा मैग्नेटिक है। 55 नंबर सवाल देखिए कर रहा है कि ट्रिटियम का संगठन है, ठीक है, ट्रिटियम का संगठन क्या है? तो ट्रिटियम के संगठन में फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। ट्रिटियम क्या है? तो यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। ट्रिटियम क्या है? तो यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका संगठन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं है पता है तो याद कर लीजिएगा। ट्रिटियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका संगठन में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ऐसे भी देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, याद रखिए, और उसी के बराबर होता है परमाणु क्रमांक होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखिए। 56 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में एक चांदी का अयस्क है। चांदी का अयस्क कौन है? चलिए बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। तो देखिए चांदी का अयस्क जो है आपका अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट है जो आपका चांदी का अयस्क है फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ में आपका एक होता है आपका केरागाइरिट, ठीक है, केरागाइराइट, केरागाइराइट इस तरह से होता है, लिखा था फ्रेंड्स, केरागाइराइट, ठीक है, ये भी है जो आपका चांदी का अयस्क है। तो अर्जेंटाइट और केरागाइराइट, ठीक है, जिसे हॉर्न सिल्वर भी कह सकते हैं। तो ये है जो आपका इसका अयस्क है, चांदी के प्रमुख अयस्क ये दोनों है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हॉर्न सिल्वर कह सकते हैं इसे, केरागाइराइट, और दूसरा अयस्क हो गया अर्जेंटाइट है। चलिए 57 नंबर सवाल को देखिए कि सर्वाधिक अस्थायी यौगिक कौन है? सबसे अस्थायी यौगिक बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका सबसे अस्थायी यौगिक है जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 58, यीस्ट में श्वसन क्रिया होती है। यीस्ट में किस तरह से श्वसन क्रिया होती है? तो यीस्ट में जो श्वसन क्रिया होती है फ्रेंड्स वो वायवीय एवं अवायवीय दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल। इस सब सवाल फ्रेंड्स आप नोटबुक रखे पढ़ते समय, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा आलसपन लगेगा, लेकिन मैं देखिए तरीका बताता हूँ कि जब भी पढ़ें, जब भी बैठें तो कॉपी कलम लेकर के बैठे। कुछ कुछ ऐसा सवाल है जो जिसको नोट करने लायक रहता है, तो उसको नोट कर लीजिए। प्रत्येक दिन अगर नोट करिएगा फ्रेंड्स तो 10, 5, 20 जरूर नोट होगा। और वो नोटबुक का प्रत्येक दिन एक बार देखिए, ठीक है, लगातार 15 से 20 दिन देखिएगा। जो जो नोटबुक में रहेगा वो आपका माइंड में छप जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वो कॉपी जो नोटबुक है उसमें कहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ तक याद रहेगा कि कौन सा पन्ना में कहाँ पर लिखा हो, सब याद हो जाएगा। पढ़ने का यही तरीका है, ठीक है, क्योंकि एक बार देखिएगा फ्रेंड्स टेम्पोररी मेमोरी में रहेगा, फिर 2-4 दिन बाद भूल जाइएगा। तो पढ़ने का तरीका ये है, थोड़ा सा आलसपन लगेगा, लेकिन नोटबुक ले करके बैठे, जब भी पढ़ें जो लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताता हूँ आपको भी लगे, तो उसको नोट कर लीजिए और 2-4-5 दिन तक उसको लगातार रिपीट करिए। तो देखिए यीस्ट में श्वसन क्रिया होती है, तो इसमें कैसे होता है? वायवीय एवं अवायवीय होता है। 59 नंबर सवाल देखें। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है। चलिए गेस करिए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या? जिगर, ठीक है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर, जिगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। इसको यकृत भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे यकृत भी होता है फ्रेंड्स। तो मानव शरीर का जो जिगर है यानी लीवर है जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, याद रखिएगा। ये लीवर जिगर जो है फ्रेंड्स जिसे यकृत कहते हैं, ये मानव शरीर का सबसे क्या है? बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। लीवर ही खराब होने पर क्या होता है फ्रेंड्स? आपका खाना ठीक तरह से पचता नहीं, लीवर अगर फंक्शन खराब हो जाएगा तो। चलिए 60 नंबर सवाल देखें। क्विनिन दवा किससे प्राप्त होती है? 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्विनिन दवा सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सबको। और एक क्लोरोक्विनिन दवा होता है फ्रेंड्स आपका जो मलेरिया का दवाई से बनता है ना। 61 नंबर सवाल को देखिए कि फाइटोक्रोम की खोज की गई थी। 61 का फाइटोक्रोम की खोज गार्नर एवं अलार्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? गार्नर एवं अलार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर सवाल को देखें। गैसीय हार्मोन है, गैसीय हार्मोन कौन है? चलिए 62 नंबर सवाल का तो इथिलीन है जो एक गैसीय हार्मोन है फ्रेंड्स आप लोग को। और एक कैसा है? पादप हार्मोन है, ये भी याद रखिएगा।
इसका उपयोग क्या करते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिए आप लोग। इसलिए इस हार्मोन को पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, पादप हार्मोन है, यह गैसीय हार्मोन है। 63 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोटिक है न एक यूकैरियोटिक है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें कौन है जो दोनों में से कोई नहीं है। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, TMV। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। TMV मतलब फुल फॉर्म याद रखिएगा, T फॉर टोबैको, M फॉर मोज़ेक और B फॉर वायरस। ठीक है, तो जो टोबैको TMV इस तरह से होगा फ्रेंड्स, TMV। तो ये TMV है जो टोबैको मोज़ेक वायरस है फ्रेंड्स, यह ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है, याद रखिएगा। यह सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी का काम करता है, याद रखिएगा इस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, सभी को पता होगा, किसने किया था 64 का, तो स्लाइडेन और स्वान, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। कोशिका सिद्धांत का कराना, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडेन एवं स्वान है। ठीक है फ्रेंड्स, और रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इस कोशिका का नाम दिया था, याद रखिए। कोशिका शब्द का नाम किसने दिया था, खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। लेकिन कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। 65 नंबर सवाल को देखिए। 65 नंबर सवाल आप लोग के साथ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। 65 नंबर सवाल का तो देखिए कह रहा है कि आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत के प्रतिपादक जेवी लैमार्क था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेवी लैमार्क, ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आनुवंशिक के पिता तो सभी को पता है, मेंडले साहब हैं। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, 66 नंबर सवाल का याद करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक है ना, इसका गठन है जो किस सिफारिश, तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI का गठन हुआ था फ्रेंड्स। और RBI का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आपका RBI की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। और 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं याद है फ्रेंड्स तो नोट कर लीजिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गठन किस सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो आपका हिल्टन यंग कमीशन ने किया था। इसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1900 कितना बताया फ्रेंड्स मैंने अभी, 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण पूछा, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए 67 नंबर सवाल को देखें। यूकी भाम्बरी किस क्षेत्र से संबंधित है। यूकी भाम्बरी किस क्षेत्र से संबंधित है, 67 का इसका करेक्ट आंसर टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा, टेनिस से संबंधित है। यूकी भाम्बरी जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंटार्कटिका पर है ये आपका दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई। 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। विश्व भारती क्या है, तो विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला फ्रेंड्स, खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे। इसका तो मैं ट्रिक से बताया हूँ फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से सबको हमेशा याद रहा है। खो खो नो, खोखना मना, खो खो नो यानी 9। 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार सभी का रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, जो मुख्य खो खो नो यानी कि कितना हो गया, इतना। अब देखिए, बेसबॉल खेलते समय खो खो नो यानी बेसबॉल में भी 9 होता है। तो एक सेंटेंस बन रहा है इस तरह से, याद रखिए। बेसबॉल खेलते समय खोखना मना है, खो खो में तो कितना है, 9 है। तो कौन सा खेल खेलते समय फ्रेंड्स, तो बेसबॉल खेलते समय। ठीक है, तो यह हो गया
खो खो में 9, बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, पोलो में कितना होता है 4, वाटर पोलो में 7, रग्बी फुटबॉल में 15। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 71 नंबर सवाल आपका है कि घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, मेरे ख्याल से सभी कोई पता होगा 71 का। तो ये क्या हो, रेड क्रॉस है ना, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रखना है। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो रेड क्रॉस क्या है फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था फ्रेंड्स। कब किया था, तो 1863 ईस्वी में किया था। 72 नंबर सवाल को देखिए। 72 नंबर सवाल आपका है कि आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है। चलिए दिमाग लगाइए फ्रेंड्स, देखें आरबीआई लोगो इसका देखे होंगे आप लोग। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ताड़ का। देखिएगा ध्यान से, आरबीआई के लोगों में ताड़ के पेड़ का चित्र है। इस टाइप का टिपिकल क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जो कि फ्रेंड्स जिसे हम लोग कॉमन समझते हैं उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये सब बातों पर ध्यान देनी चाहिए और ये सब लिख करके रखें फ्रेंड्स, दोस्तों में इसको रिपीटेशन करते रहें। आज से याद रखिएगा, आरबीआई नहीं याद है तो कि आरबीआई के जो लोगो है उसमें किसका, तो ताड़ का चित्र है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना अभी मैंने बताया कितना, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, सब भुलाइएगा नहीं। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो आरबीआई के जो कौन है, गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास है जो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है। और आरबीआई का जो पहले मुख्यालय था जो कहाँ था फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए तो आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था जो कोलकाता में था, लेकिन अभी है फ्रेंड्स वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया है, तो मुंबई हो गया। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 73 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। चलिए गेस करिए, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है, कौन सा राज्य में। 73 का करेक्ट आंसर भी हिमाचल प्रदेश में है। 74 नंबर सवाल, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था फ्रेंड्स, सबको पता है, ये तो नाम सुनते ही चामुंडा राय पर चला जाता है दिमाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, चलिए बता सकते हैं इसको। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामंत सेन है जो सेन वंश के संस्थापक था। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल को देखिए, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। डचों ने 77 का गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सन 1600 कितना, तो 1627 ईस्वी में। ठीक है, सन 1627 ईस्वी में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिंपली में स्थापित की गई थी। तो डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था, तो कौन सा नहीं फ्रेंड्स, कहाँ किया था, तो ये आपका पिंपली में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डचों का। और 78 नंबर सवाल को देखिए। 78 नंबर सवाल आपका है कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये आपका मुर्शिदाबाद किया था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मुर्शिदाबाद में की थी। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 का देखिए फ्रेंड्स। 79 आपका है कि पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 78 नंबर सवाल का याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी टॉप मोस्ट भी है कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मुर्शिदाबाद में। और अगर पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी थी, चलिए बता सकते हैं आप लोग फटाफट। 79 का तो उदयन के समय में राजधानी थी, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय उदयन को ही जाता है, पूछा जाता है। 80 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 80 नंबर सवाल आपका है कि अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था। 80 का तो अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था। 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत से संगत आचार व्यवस्था था। ये अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था, तो धम्म के बारे में जान लीजिए। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल मॉडरेट है, पूछा जाता है, ये सब लिख करके याद करें। 81 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था।
चलिए गेस करिए किसका, ये किसका हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ज्वालामुखी, 82 का है जब फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा आपका मुख्यतः तरुण वलित पर्वतों में पाया जाता है। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्यतः तरुण वलित पर्वत यानी कि नवीन मोड़दार पर्वतों में आपको ज्वालामुखी पाया जाता है फ्रेंड्स, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी पूछा जाता है, जो आपका एकांकागुआ है, जो कहाँ एंडीज पर्वत पर है, ये अभी याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी क्या है, तो उसका नाम है एकांकागुआ, याद रखिएगा, क्या है, एकांकागुआ, जो किस पर्वत पर है, तो आपका एंडीज पर्वत पर आपको स्थित है। अगला सवाल को देखिए, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। 83 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज और ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। अगला फ्रेंड्स, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है, आप बता सकते हैं इसमें। 84 का, यानी कि वन का आच्छादन, धीरे धीरे जो वन कमता जा रहा है फ्रेंड्स, पेड़ पौधे की संख्या, तो उसका कारण क्या है, तो सबसे ज़्यादा इसका मुख्य कारण देखा जाए तो कृषि है, ठीक है, क्योंकि वनों के काट कर करके उसका क्या है, कृषि वहाँ पर कराई जा रही है। अगला फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है, चलिए बताइए, इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। 85 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम का डिगबोई कारखाना है जो भारत का सबसे पुराना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिगबोई तेल शोधक कारखाना भारत का सबसे पुराना आपका रिफाइनरी है, और इसकी स्थापना जानते हैं कब हुआ था, 1901 ईस्वी में, जब ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी उधर स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, और भारत में असम में डिगबोई में आपका ये तेल शोधक कारखाना, ठीक है, स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। तो दोनों में आपका इसमें तुकबंदी कर लिए फ्रेंड्स कि डिगबोई की स्थापना 1901 में और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी 1901 में, ये असम में है, सबसे पुराना है। 86, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं, चलिए इसका देखिए। 86 नंबर सवाल का गेस कीजिए क्या बनाएगा ये, तो बनाएगा क्या, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु का क्या, तो जलवायु कारक बनाएगा। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ की गई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और कहाँ कहाँ से कहाँ बीच कराया गया था ये भी पूछा जाता है। तो देखिए एसटीडी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। एसटीडी पहले होता था ना, अब तो एसटीडी कॉल या लोकल कॉल होता था, तो अब लोग फोन जब नहीं है फ्रेंड्स तो हम लोग भुला गए हैं। तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है क्या, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। तो इसकी शुरुआत जो 1960 में हुआ था फ्रेंड्स, कहाँ के बीच, तो कानपुर तथा लखनऊ के बीच में इसका शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एसटीडी की शुरुआत भारत में 1960 ईस्वी में आपका कहाँ, कानपुर, ठीक है, कानपुर से कहाँ के बीच में, तो लखनऊ के बीच में आपका हुआ था, कानपुर से लखनऊ के बीच में, याद रखिएगा। 88 नंबर सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, चलिए लगभग में फटाफट आप लोग जब इसका कॉमेंट अथी करें फ्रेंड्स, गेस करें आंसर क्या होगा। 88 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 32,87,263 है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग में क्या हो जाएगा, 33 लाख में होगा। 31 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 32 लाख तो कंफर्म है, तो 320 लाख भी नहीं होगा, 35 लाख भी नहीं होगा, तो ये लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी एग्जैक्ट देखा जाए फ्रेंड्स तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो लगभग में आएगा तो 33 लाख होगा ना। चलिए 89 नंबर सवाल को देखिए, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में क्या कहते हैं, लू चलता है, लू लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की। अशोक मेहता, बार बार मैं बताते रहता हूँ फ्रेंड्स कि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की सिफारिश की थी जिसे नामंजूर कर दिया गया था, ठीक है। भारत में वर्तमान में जो पंचायती राज है वो कितने स्तरीय है फ्रेंड्स, तो आपका त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा। तो अशोक मेहता समिति ने आपका द्विस्तरीय की संस्तुति की थी जो नामंजूर कर दिया गया था। अगला फ्रेंड्स, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कौन थे, चलिए तो बता सकते हैं कॉमन का गेस कर लिए होंगे, कौन हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग है जो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे।
तो देखिए मार्टिन लूथर किंग का जन्म जहाँ कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका अमेरिका के अटलांटा में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मार्टिन लूथर किंग है जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो समुदाय के से थे, ये कौन से निग्रो समुदाय के प्रति जो आपका भेदभाव होता था, ठीक है, इसके लिए इन्होंने रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग है जो कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। और ये रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे, तो है मार्टिन लूथर किंग। 91 का करेक्ट आंसर सी होगा। 92 नंबर सवाल देखें, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बार बताया हूँ, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1952 में हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था। 93 नंबर सवाल को देखिए, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब देखिए, मैं बताया फ्रेंड्स, नोटबुक में सब लिख करके रखिएगा। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो आपका सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा MDA मानी मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया था 1995 ईस्वी में किया था। 15 अगस्त 1995 में इसका आरंभ किया था। 94 नंबर सवाल देखिए, किस आयु वर्ग वाले बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है, एक तरह से कह सकते हैं उसका मौलिक कर्तव्य है। हर एक गार्जियन का फिर है और राज्य का भी कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो 6 से 14 वर्ष का 94 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व यानी कर्तव्य है। अब 95 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 95 नंबर सवाल, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, सभी को आ गया होगा जुआ पे आंसर इसका, तो क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 96 लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, इसका भी आंसर सभी का जुआन पे आ गया होगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, JV मावलंकर। 97 में भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। चलिए, इसका भी सभी को पता हो गया होगा, वयस्क मताधिकार है ना, कितना होता है, 18 वर्ष होता है। चलिए 98 देखिए फ्रेंड्स, 98 नंबर सवाल, हाल ही में द बैलेट ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, द बैलेट ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। 99 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है। फोर्टिफाइड चावल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 99 का सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ का। फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू किया है तो छत्तीसगढ़ ने। ये सब क्वेश्चन को नोटबुक में रफ में लिख ले फ्रेंड्स, 2-4 दिन देखिएगा, याद हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में अभी से देखते चल जाना है, एग्जाम के टाइम में एक बार रिपीट कर लेना है। 100 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल, टीबी रोगियों की खोज एवं टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें 100 प्रश्न टोटल था फ्रेंड्स, जिसमें आपका मैथ का सोल्यूशन छोड़ करके बाकी से हम लोग ने देखा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। पहली बार विजिट करना है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और विशेष पढ़ने के लिए आप सिलेबस के अनुसार पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएँ, गूगल में जाएँ, GK मास्टर माइंड खाली लिखना है फ्रेंड्स, आपका आ जाएगा। वहाँ पर अंदर जा करके बहुत सारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, सब पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।